फाते अमा की दरख्वास्तें दायर करते करते पार्लियामेंट तक जाने का इरादा कर लिया, क्या वजह? अच्छा देखिए, वजह इस तरफ इतनी है, वो तो मफादियामा छोड़ा ही नहीं मैंने। आज भी मैं 62-63 पे इम्प्लीमेंटेशन की दरख्वास्त दायर करके आया हूँ। मैं वो तो मेरा पैशन है, वो तो मैं चाहे जहाँ भी बैठा हूँ, अगर मैं जिस जमात के साथ हूँगा, अगर वहाँ गलत होगा तो मैं गलत कहूँगा। मफादियामा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन ये जो दौर है ना, इस वक्त फसायद का दौर चल रहा है, जबर का दौर चल रहा है, यहाँ लोगों को आवाज़ें बंद हो रही हैं। अगर हमारे जैसे लोग भी आवाज़ें बंद कर देंगे, खामोशी से बैठ जाएंगे, तो फिर मुश्किल है। इलेक्शन लड़ता हूँ या नहीं लड़ता वो बात की बात है, लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि इस मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत में है। बाहर चले गए थे, क्यों? अगर लंबी कहानी पूछने होगे तो बड़ा मुश्किल है। ना तो मुझे शौक़ था जाने का। मैं याद है 9 मई का वाक़या हो गया था, मैं 17 मई को वापस आ गया था इस मुल्क में, इस निज़ाम में आया था वापस। यहाँ अगर मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितने काम किए, अगर याद हो आपको मैं याद करता चलूँ। सबसे पहला जो मैंने डिटेंशन ऑर्डर का कानून है, उसके बाद ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी निगरान हुकूमत नबी ज़रा चल नहीं सकती। फिर इलेक्शन का सारा प्रोसेस। तो आप इधर रहते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से निगरान हुकूमत को चैलेंज दे सकते थे। वो मेरे नज़र आ गया था क्या हालात हो गए हैं, वो एक अलग बात है। मैं कुछ इंक्वायरी के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ 3 दिन के लिए मैं दुबई गया था 26 मई को, फिर मुझे आने नहीं दिया गया। आपको बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए या आप खुद करने गए थे इन्वेस्टिगेशन? ओहो, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे, कुछ इंक्वायरियाँ करनी थी, कुछ डाटा इकट्ठा करा। मैं 3 दिन के लिए गया हूँ। मैं अब जब वापस आया हूँ तो मैं वहाँ से सूट इकट्ठे करके लाया हूँ ब्रदर। मैं वहाँ से सामान वहाँ सारा ख़रीदना पड़ा, वहाँ रहना पड़ा, और मेरी वकालत जितना नुकसान हुआ है, जितनी मेरी डिस्टर्बेंस, जितनी फैमिली से दूर, तो वो तो बजाय इस निज़ाम के अंदर जो आपकी फैमिलीज़ के साथ कर रहे हैं, वो लंबी एक कहानी है। मैं इस वक्त उन मामलों में जाना नहीं चाहता, कोई खुशी से नहीं जाता। वो बंदा जो एक दिन अपने बच्चों के बगैर या इस निज़ाम के बगैर बाहर नहीं रह सकता, वो क्यों बाहर रहेगा? क्या मिलेगा क्या? मैंने तो जाकर ना कोई वकालत की वहाँ जाकर, ना मैंने कोई पैसे बनाए वहाँ पर, तो वक्त गुजारा और आ गए। तो ये तजाद नहीं हो जाएगा? नवाज शरीफ भी बाहर जाते हैं, वापस आते हैं। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अज़हर सिद्दीक अपनी गया होता ना अपनी मर्ज़ी से, वो तो अपनी मर्ज़ी से इलाज कराने गया था ना, 4 साल इलाज कराया उसने। वो कंपेयर ना ही करें तो मुनासिब है। हम तो जबर आईन 122 इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी खड़े हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी खड़े हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक वो हैं जिससे इमरान खान हारे थे, तो अब फिर उनके कागजात नामजदगी पे एतराज़ भी लगा है। तो क्या समझते हैं आप, इन बड़े ब्रिजेस के ख़िलाफ़ जीत सकेंगे? देखिए, एक बात मैं बड़ी सिंपल सी आपके सामने रख दूँ। सवाल ब्रिजेस का नहीं है, सवाल है एतकाद का, नुक्ता नज़र का। यानी ये सारी सियासी जमातें जमहूरियत के पैदावार की बात करते रहे, कभी इन्होंने जमहूरियत की आबियारी की। ये वो लोग हैं जो डिक्टेटर की गोद से जन्म लिया है इन्होंने। ये कहते रहे कि जमहूरी इदारे ने, मुझे खुद बता दे कि ये सारी ख्वाजा साद रफ़ीक आते किसी और, मैं इत्तफाक करता था उनके, लेकिन एक ऐसी सियासी जमात के साथ कि जिसका काम ही जो पली बड़ी डिक्टेटर के दौर में है, जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेते हैं, अब जो कुछ करके आई है सब लोगों के सामने। और सब PTI के बारे में क्या कहेंगे? 18 में वो कैसे आई? मैं इसलिए नहीं, जो कि मैं अब इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ। 2018 में RTS PTI को हराने के लिए बिठाया गया था, उसका नुकसान PTI का हुआ। फिर अगर 2018 अगस्त में आगे थे PTI, तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ खुद कह चुका है कि जनाब हमसे रब्ता हो गया था। फिर नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता नवंबर में निकल जाता है और बड़े आराम से इस मुल्क में आ जाता है। तो ये तो सारा कुछ बता रहा है कि आपको एडवोकेट जनरल पंजाब बनाने वाले थे, अगर आप एडवोकेट जनरल पंजाब होते तो आप रोक लेते उसको? देखिए, एक बात बताओ, इसीलिए आप यूँ कह लें कि इसलिए अज़हर सिद्दीक ने कबूल नहीं किया इस अहदे को। अज़हर सिद्दीक को एक स्टेज पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के लिए भी नाम कंसिडर होता रहा। देखिए, ये इज़्ज़त और ज़िल्लत रब के हाथ में है, हमें कोई शौक़ नहीं, लेकिन इतना रब ने जहन दिया हुआ है, वो रब, और इतनी रोशनी तभी मिलती है कि यार बड़ी दफ़ा अब भी कोई ये उहदे शोदे तो मामूली बात है, उहदे लेके क्या होगा, मैं अपना वक्त तो गुजार लूँगा। आज 55 साल उम्र गुजर गई है, पता भी नहीं चला, और रब पाक ने इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है, आसानी भी दी है, तो ये तो सारा निज़ाम चलता रहता है। आप PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, मैंने आज़ाद तो लड़ना नहीं, सीधी सी बात है। वाई शुड आई, मैं आज़ाद जाके मैं करूँगा भी क्या, हैसियत क्या है, कुछ नहीं मिलना। याद रखिएगा, इस निज़ाम के अंदर अगर जाना है, लड़ना है, तो वो जब पार्टी कहेगी तब दैट्स ऑल, वरना मेरा इरादा ही नहीं है, ना मैंने इंडिपेंडेंट लड़ना है, ना मेरा कोई इरादा है।
जो एहतसाब का नारा था पीटीआई का वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? वो फुलफिल, अब एहतसाब तो ड्रामा हो गया, क्या रह गया एहतसाब? जब नवाज शरीफ जैसा आदमी जो सजा याफ्ता, यानी आज भी प्रॉपर्टी की डिटेलें नहीं है उसके बाद, बताएं ना ज़रा, एवन फील्ड की हैं, अल अजीज़िया की हैं, जब है ही कुछ नहीं तो फिर क्या रह गया? अजय साहब, आपने कहा कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं है, जहां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे तो खोसा साहब ने कहा कि पीटीआई उसको चैलेंज नहीं करेगी। देखिए वो वाजिया सबूत होने के बावजूद उसको चैलेंज नहीं, मैं इसकी एक वजह बता दूंगा आपको। नवाज शरीफ ताहयात नाहल है, वो कोई एतराज़ उठाता या नहीं उठाता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ज़हन में रख लें। ताहयात नाहली जब ख़त्म होगी तब नवाज शरीफ लड़ सकता है, वरना नहीं लड़ सकता, ये ज़हन में रख लें बात, इस बात को। थैंक यू सर।